हाय गाइस, वेलकम टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो इसके पहले के जो वीडियोस हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, उसके अंदर हमने जो है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था उनके मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में। उनके मॉडल को प्लम पुडिंग, वाटरमेलन या रिजिन पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, राइट। और आपको ड्रॉबैक्स भी मैंने बताए थे लास्ट में कि जो थॉमसन का मॉडल है वो उतना ज़्यादा स्टेबल मॉडल नहीं है। आई मीन एक्चुअली वो मॉडल स्टेबल था ही नहीं, और उसके अपने अलग लिमिटेशंस थे। और वो मॉडल ये भी नहीं समझा पाया कि क्यों एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो है डिफ़र करता है, या केमिकल एलिमेंट्स की जो डाइवर्सिटी है उसका कोर रीज़न क्या है, राइट। और सो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल इस पर्टिकुलर चैप्टर में आता है वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने जो है प्रपोज किया था इस मॉडल को, जो बेसिकली न्यूजीलैंड को बिलोंग करते हैं, पर वो यूके में आके सेटल्ड हुए थे। एंड एज आई सेड, मैंने पिछले वीडियो में भी उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको कि किस तरह से एटॉमिक मॉडल पे काम करने से पहले रदरफोर्ड ऑलरेडी अपने आप को एक बहुत ही कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट के तौर पे एस्टेब्लिश कर चुके थे। और इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था कि जो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो उनके उस काम के लिए दिया गया था जो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को लेकर किया था, राइट। जैसे जो भी हम अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज को जानते हैं, राइट, जो भी रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है ऐसे पार्टिकल्स और एनर्जी एमिट करता है ताकि वो एक ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सके। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें इस पूरे साइंस को एस्टेब्लिश करने में रदरफोर्ड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑब्वियसली हेनरी बैक्वेरेल और मैरी क्यूरी जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, पर रदरफोर्ड सर्टेनली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उन्होंने आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय यूजिंग एक्सरेज, इस तरह के भी टॉपिक पे बहुत ही अच्छा काम किया था। मॉन्ट्रियल में जब वो थे तब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। फिर जब वो मैनचेस्टर आए तो वहाँ पर एक्चुअली ये पूरा काम हुआ, जिससे वेल ज़्यादातर जो दुनिया है वो रदरफोर्ड को उनके एटॉमिक मॉडल के लिए ही जानती है, राइट। सो फाइनली हम ये जो दूसरा मॉडल है हमारे बुक के अंदर, जो दूसरा एटॉमिक मॉडल है, जो पहला था वो जे थॉमसन का मॉडल था, दूसरा जो एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहले ही मैं एक मिथ क्लियर कर दूं कि जनरली ऐसा माना जाता है कि रदरफोर्ड ने ऑब्वियसली, क्योंकि जे थॉमसन के अंदर ट्रेनिंग ली थी, जे थॉमसन रदरफोर्ड के मेंटर थे, तो इस तरह की एक धारणा है कि वो जो है थॉमसन का जो मॉडल है उसे चेक कर रहे थे। और उसको एक्चुअली वैलिडेट करने के लिए जो भी थॉमसन का मॉडल था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था किस तरह से ये मॉडल भी एक तरह से गलत है, बिकॉज थॉमसन ने कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की थी अपने एटम के अंदर। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स शब्द भी यूज़ नहीं किया था। इनफैक्ट जो शब्द उन्होंने यूज़ किया था वो था कॉर्पसल्स, राइट। तो जो कॉर्पस्कुलर थियोरी है एटम की, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। जिस मिथ की मैं बात कर रहा था कि रदरफोर्ड ने जो ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, या फिर जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया कि वो जे थॉमसन के मॉडल को चेक करें। ये मकसद इनिशियली नहीं था, इसका मकसद कुछ और था। और इट्स अ वेरी डिफरेंट रीज़न वाई ही सॉर्ट ऑफ अंडरटुक दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड came up with a new model of atom. And most importantly, what's also misunderstood is that he was actively involved in the experimentation. इसमें कोई डाउट नहीं है कि शुरुआती टाइम के जो एक्सपेरिमेंट थे अल्फ़ा स्कैटरिंग को लेकर वो ऑब्वियसली रदरफोर्ड ने किए थे, पर उन एक्सपेरिमेंट से जिनके बेसिस पे न्यूक्लियस वाला मॉडल है एटम का, वो पूरा काम एक्चुअली हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने किया था, राइट। सो इट इज़ एक्चुअली द अल्फा स्कैटरिंग और गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। जब आप गूगल करते हैं ना तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आता है, राइट। पर उसमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी काम किया गया था वो जो है हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन द्वारा किया गया था। सो मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ आपको, बेसिक्स थोड़े कवर करूँगा, एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे कैसे एक एक करके ऐसी घटनाएं हुई जिससे फाइनली जो न्यूक्लियस वाला मॉडल है वो सामने आया, राइट। सो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो साइंस है उसके पीछे की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, उनके जो मोटिवेशंस हैं काम करने के, राइट। दुनिया में पहला इंसान बनने का कि वो कोई रिसर्च करता है, या पहली बार दुनिया को किसी फैक्ट के बारे में बताना डिस्कवर करके अपने लैब में। और एक जो रेस होती है कि कौन पहले किस चीज़ को खोजेगा, डिस्कवर करेगा,
ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये दे मेक साइंस रियली इंटरेस्टिंग, विच इज़ ऑफन नॉट सॉर्ट ऑफ depicted properly in a textbook, and it's mostly missing in most of the times, right? So the intention is to mix this human angle with the stories of science and make it as interesting as possible. So coming back to my topic, जैसे मैं बता रहा था कि रदरफोर्ड ऑलरेडी अपने आप को एक बहुत ही कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुके थे। जैसे कि 1899 में उनका एक रिसर्च पेपर आया था जिसमें उन्होंने बेसिकली अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को नाम दिया, राइट। वो स्टडी तो कर ही रहे थे रेडियो एक्टिविटी को, पर ये जो नाम पड़ा अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, ये जो नामकरण है वो भी जो है रदरफोर्ड ने किया था। और ऑब्वियसली ही वॉज एन अथॉरिटी व्हेन इट केम टू रिसर्च इन एन रेडियो एक्टिविटी। और सन 1900 में रदरफोर्ड ने जो है रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होता है कि जो एमिशंस होते हैं न्यूक्लियस से, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स, उनका जो कंसंट्रेशन होता है, अमाउंट होता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट। ये आगे चल के आप स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में भी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं रेडियो एक्टिविटी वाले मटेरियल, और फिज़िक्स में भी आप काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आज के टाइम में, और इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हमें जो है आज हमारे अर्थ की जो है एज पता है। वी नो दैट आवर अर्थ इज़ सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ द रॉक सैम्पल्स एंड बाय चेकिंग द कंसनट्रेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक कार्बन, जिसे कार्बन डेटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जो जियोलॉजिकल सैम्पल्स होते हैं उनकी उम्र पता करने में ये जो कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट। उसके बाद 1902 में उनका जो है पेपर आया जिसमें उन्होंने स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज एमिट करता है तब उसके अंदर एक चेंज होता है जिससे वो एक स्टेबल न्यूक्लियस में और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे यूरेनियम लेड और बिस्मथ में कन्वर्ट होता है जब उसका जो फिजन होता है। पर फिजन तो पूरी अलग प्रोसेस है, बट एलिमेंट्स चेंज स्पॉन्टेनियसली जब वो पार्टिकल्स एमिट करते हैं रेडियो एक्टिविटी के दौरान। फिर 1909 में उनका पेपर आया जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं दे आर नथिंग बट डबली चार्ज हीलियम एटम, राइट। आप हीलियम का एटम लो और उसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, उसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो बचता है वो आपका अल्फ़ा पार्टिकल होता है। और फिर 1911 में वो क्रांतिकारी पेपर आया जिसमें उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल पब्लिश किया, राइट। जो मॉडल जो हम रदरफोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें पहली बार ये कहा गया कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर उसका मास और जो है चार्ज जमा होता है। ये जो मॉडल था वो 1911 में आया। पर ऑब्वियसली उसके पहले 1911 के पहले हैंस गीगर और मार्सडन ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जिसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में अपना मॉडल दिया। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन था उसे समझाने के लिए, आप उसे अच्छे से समझ सकें, उसके लिए उन्होंने ये मॉडल क्रिएट किया, थियरी क्रिएट की 1911 में। सो वो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, ऑब्वियसली वो गाइड कर रहे थे, मेंटर थे, लैब उनकी थी, पर उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्टली उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसे गीगर और मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए। एनीवेज अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये तीनों कैसे मिले, राइट। इनकी जो कह सकते हैं ना एक तरह से ये टीम कैसे बनी जिसने इतना इम्पोर्टेंट रिसर्च किया। सो 1906 में हैंस गीगर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वो रदरफोर्ड को मिलने आते हैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, और रदरफोर्ड इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वो गीगर को कहते हैं कि वो उन्हीं के साथ रह जाएं और उनके साथ उनके रिसर्च में उनका हाथ बटाएं, उनकी हेल्प करें। और गीगर को भी ऑब्वियसली बिकॉज ऑलरेडी रदरफोर्ड एक बहुत ही फेमस और वर्ल्ड रिनोन साइंटिस्ट थे, तो वो डेफिनेटली उनके साथ काम करने के लिए राज़ी हो गए। एंड वेल इंटरेस्ट भी काफ़ी मिलते थे, एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू वर्क ऑन अ सेम प्रॉब्लम। So as I said, he was very impressed and he convinced Giger to work with him. और अर्न्स्ट मार्सडन जो कि तीसरा नाम आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट थे उस टाइम पे। ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही कंडक्टेड दिस रिसर्च। और मैं कह दूँ इन्होंने बहुत मेहनत की, खास करके मार्सडन ने, बिकॉज ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, उसके अंदर माइक्रोस्कोप से एक्चुअली आपको पार्टिकल्स काउंट करने होते थे जहाँ पे भी चमकते थे, और 1 लाख से ज़्यादा पार्टिकल्स काउंट किए गए थे, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था। और रदरफोर्ड को लगता था कि वो ये काम खुद पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने गीगर और मार्सडन को ये काम सौंपा था। पर इट वाज अ वेरी वेरी टफ टास्क, बट ऑब्वियसली रिजल्ट आज इस तरह का मिला कि उन्होंने जो है दुनिया की तस्वीर बदल दी। और
एक तरह से एक ऐसी चीज़ उजागर की कि जहाँ से आगे चल के नील्स बोर को मौका मिला पहला स्टेबल मॉडल देने का एटम का। सो जैसा मैंने बताया मार्सडन जो थे वो फिज़िक्स स्टूडेंट थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट थे जब उन्होंने ये टीम ज्वाइन की। एंड 1908 में रदरफोर्ड जो है, जिन्होंने एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल्स की खोज की थी, वो चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइन करना चाहते हैं, जिसे हम ई बाय एम रेशियो जो है कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ इसीलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का ई बाय एम रेशियो फाइंड किया था, राइट। और बीटा पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इसी वजह से पता चला था क्योंकि बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज बाय मास रेशियो ई बाय एम रेशियो था वो इलेक्ट्रॉन से एग्जैक्टली मैच करता था। सो रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एंड इसका तरीका बहुत ही उन्होंने, और इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहते थे कि जब आप कोई रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हो जिनमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, राइट। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि कोई भी जो न्यूक्लियस होता है या एटम होता है वो क्यों अपने न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकालता है या बीटा पार्टिकल निकालता है या गामा रेज निकालता है, तो अक्सर ये तब होता है जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। तो इस तरह से जब अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज बाहर जाते हैं तो न्यूक्लियस जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होता है। ऑब्वियसली उस दौरान वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, राइट। पर ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है स्टेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है Fe यानी आयन का, और सभी लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, राइट। बट एनीवेज जैसा मैंने बताया कि रदरफोर्ड जो है ना कि सिर्फ चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड करना चाहते हैं अल्फा पार्टिकल का, पर वो ये भी काउंट करना चाहते थे कि अगर आप कोई रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हो, जैसे आप रेडियम लेते हैं या फिर रेडॉन लेते हैं या फिर आप यूरेनियम लेते हैं, तो उसके अंदर से कितने अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, कितना वेरिएशन होता है जब आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो उसका अल्फा पार्टिकल्स को क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल था, तो एक सिंपल सा तरीका ईजाद किया गया कि क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब आपने लेट से एक रूम लिया है, एक छोटा सा ग्लास या फॉर एग्जांपल ग्लास का आपने चैम्बर लिया, उसके अंदर गैस भरी है, और अगर आप उसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करते हैं तो ये जब पार्टिकल्स गैस के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेंगे तो इन पार्टिकल्स को आयनाइज कर देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ऑब्वियसली जब अल्फ़ा पार्टिकल्स के गुजरने से ज़्यादा आयंस क्रिएट होंगे तो वो गैस की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज जो है गैस की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा आयनाइज्ड फॉर्म में। तो जितने ज़्यादा आप अल्फ़ा पार्टिकल पास करेंगे उतनी ज़्यादा आयंस बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उस कंडक्टिविटी के बेसिस पे काउंट किया जाता था कि किसी भी सोर्स में से कितना अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। और उन्होंने फिर ये डिवाइस डिज़ाइन किया था जिसे आगे चल के गीगर काउंटर के नाम से जाना गया, जो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए यूज़ होती है। पर ये सबसे पहला मॉडल था गीगर काउंटर का जो रदरफोर्ड ने और गीगर ने बनाया था। सो एज आई सेड, आयनाइजेशन के जरिए ये पता लगाया जाता था कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एमिट कर रही है। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पर, और वो चीज़ ये थी कि जब एक्चुअली रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे नहीं जा रहे थे, राइट। वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपने जो है जगह से, जहाँ पे जो उनका पाथ होता था उससे डिफ्लेक्ट होते थे। डिफ्लेक्ट इन द सेंस के इमेजिन कीजिए आप कुछ सामने की तरफ फेंक रहे हैं, पर वो सामने की जगह जाने की जगह अपना जो रास्ता है, पाथ जो है वो चेंज कर दे रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर एंगल पे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो उसी तरह से ही जो अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रदरफोर्ड, उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और ये चीज़ उनको समझ में नहीं आई, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्फ़ा जैसा पार्टिकल जो इतनी हाई वेलोसिटी से फेंका जा रहा है उसके डिफ्लेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, एंड ही वांटेड टू गो डीपर इनटू दिस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्चुअली बिहाइंड दिस। एंड दिस इज़ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड द गोल्ड फॉयल और अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ना कि ये बात के वो चाहते थे कि थॉमसन के मॉडल को चेक करना चाहते थे कि उनका मॉडल सही है या नहीं, और इस वजह से उन्होंने जो है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया या फिर गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट करवाया, नहीं। ऑलरेडी अल्फ़ा पार्टिकल्स से बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे, उनकी नेचर को समझना चाहते थे। वही इंसान थे जिन्होंने एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल्स की खोज की थी, उनको नाम दिया था। और जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको ये दिखा कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जबकि उनको डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए अपने रास्ते से, तब उनको ऐसा हुआ कि इस बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। और फिर उन्होंने जो है गीगर को कहा, राइट, रदरफोर्ड आस्क्ड गीगर
टू इन्वेस्टिगेट जस्ट हाउ मच मैटर कुड स्कैटर अल्फा रेस के जब अल्फा पार्टिकल्स मैटर से इंटरेक्ट करती है, चाहे वो गैस हो या फिर कोई मेटल की फॉइल हो या पतली सी चादर हो, उसके साथ कैसे अल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं उसे अच्छे से समझना चाहते थे। और ये काम जो है बेसिकली रदरफोर्ड ने गीगर को सौंपा और गीगर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद मार्सडन और गीगर ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए। ऐसे लगातार 3 एक्सपेरिमेंट हुए, हम तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, पर ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट हुए। 3 मेजर एक्चुअली रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे अंदर हुए होंगे, पर 3 मेजर रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए 1908 से लेके 1910 तक। और उन रिसर्च उस डेटा के बेसिस पे फिर न्यूक्लियर मॉडल जो है रदरफोर्ड ने पब्लिश किया, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन मोटिवेशन है मॉडल के पीछे का या एक्सपेरिमेंट के पीछे का, जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जानते हैं, वो मोटिवेशन पूरी तरह से अलग था। वो समझना चाहते थे कि आखिर जब हम गैस के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स को पास करते हैं या बॉम्बार्ड करते हैं तो क्यों पार्टिकल्स जो है इतने बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, या जो भी थोड़ा मोड़ा डिफ्लेक्शन होता है वो भी नहीं होना चाहिए था, वो क्यों हो रहा है आखिर। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से था कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स था जो कि जनरली जो है आपका रेडियम था, और फिर रेडॉन गैस थी, और एक और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आते थे, उनको जो है इस तरह से सामने फेंका जाता था। और बीच में जो है ये फेमस मेटल की फॉइल ली गई थी, गोल्ड फॉइल। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो ये फॉइल है, ऑब्वियसली हम इसे गोल्ड फॉइल के नाम से जानते हैं, पर हर उस तरह के मेटल को यूज़ किया गया था जो फॉइल में कन्वर्ट हो सकता है। सिल्वर यूज़ किया गया था, एल्यूमिनियम यूज़ किया गया था, टिन यूज़ किया गया था, गोल्ड ऑब्वियसली यूज़ किया गया था, प्लेटिनम यूज़ किया गया था। हर वो मेटल जिसका आप एक फॉइल बना सकते हो, ऐसे वो एलिमेंट्स जो मेलिएबल हैं उनका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट में किया गया था। हालांकि नाम गोल्ड का सिर्फ लिया जाता है, बिकॉज एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट जब गोल्ड के साथ हुआ था तब ये बड़े बड़े डिफ्लेक्शन दिखाई दिए थे, राइट। इसलिए इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पर एज आई सेड अलग अलग एलिमेंट्स जो है यूज़ किए गए थे। उसका रीज़न भी था, वो चाहते थे कि वो अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करके देखना चाहते थे कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है, उसको कंपेयर करना चाहते थे। और चादर को भी जो ये जो फॉइल है उसको भी जो है पतला मोटा करके देखा गया कि अगर आप ज़्यादा मोटी फॉइल लेते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं डिफ्लेक्शन में, एकदम पतली फॉइल लेते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स को जो है चेक करके देखा गया था। बट अगेन मैं आपको समझा दूँ, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, यहाँ से पार्टिकल्स एमिट होते थे, सीधा सीधा फॉइल से गुजरते थे। और ये पूरा सेटअप था जो कि यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये पूरा इस तरह से सेम सेटअप था। और ये पूरी जो स्क्रीन थी, ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है, ये आपका गोल्ड फॉइल है, और ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल के सोर्स से एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, फॉइल के थ्रू गुजरते हैं और फिर पीछे स्क्रीन पे टकराते हैं, और जहाँ पर भी वो टकराएंगे लाइट एक तरह से चमकती है, जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, राइट। फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और फिर विजिबल रीजन में वो लाइट एमिट करते हैं जो दिखाई देती है। तो ताकि कोई भी पार्टिकल मिस ना हो, उसे आसानी से जो है देखा जाए, नोट किया जाए। बिकॉज अगर आप देखेंगे नहीं पार्टिकल कहाँ कहाँ चमक रहे हैं, मान लो पार्टिकल यहाँ चमका तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल तो आप सीधा सीधा फेंक रहे हैं, पर यहाँ पे अगर चमकोगी मतलब पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे टकराया, और जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराया तब जाके ये एरिया चमका होगा। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी चमक दिखाई देती है, मतलब पार्टिकल सीधा सीधा जाने के बजाय डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने एंगल, अपने रास्ते से, इसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है, राइट। तो ये पूरी जो लेयर थी वो जिंक सल्फाइड की बनी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ये बेसिकली स्क्रीन वाला हिस्सा है जो जिंक सल्फाइड का बना था। और जिंक सल्फाइड की खासियत है कि जैसे ही उससे पार्टिकल्स टकराते थे अल्फा, वो तुरंत चमकता था, तो जिससे ये पूरी स्टडी करना आसान हो गया था। और यहाँ पे देखिए ये पूरा सेटअप है, उसके एग्जैक्ट सामने माइक्रोस्कोप था जिसके थ्रू एक्चुअली हांस गीगर और अंस मार्सडन जो है वो देखते थे कि कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जैसे यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखते थे तो अगर यहाँ चमक हुई तो वो नोट डाउन करते थे, फिर एंगल काउंट कैलकुलेट करते कितने एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, फिर ऐसे ही जो है माइक्रोस्कोप घुमाते रहते थे। यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो इसे नोट डाउन करते थे कि अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ और जो है अल्फा पार्टिकल इस तरह से एमिट किए गए थे या बॉम्बार्ड किए गए थे, तो अगर यहाँ पे चमक रहा है तो ऑलमोस्ट इतने डिग्री एंगल का जो है डिफ्लेक्शन है। तो इस तरह का पूरा सेटअप था, राइट। और ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल वाला ज़्यादा फेमस हो, बट एज आई सेड अलग अलग फॉइल्स यूज़ की गई थी, अलग अलग एलिमेंट्स की, और सबके केस में अलग अलग डिफ्लेक्शन भी मिला था, राइट। सो ये मैंने आपको रिजल्ट डायरेक्टली बता दिए हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि जो थॉमसन का मॉडल था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे, और जैसे मैंने बताया था रियल मॉडल में तो थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की रिंग होती है, पर उसे हम भूल जाते हैं एक टाइम के लिए, हम टेक्स्ट बुक को स्टिक विद द टेक्स्ट बुक फॉर एज ऑफ नाउ,
कि थॉमसन का मॉडल सिंपल था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका जो एटम है पूरा वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ और इतने बड़े बड़े एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ कि पार्टिकल जैसे जा रहे थे और ऑलमोस्ट 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुए, तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। बिकॉज उसका रीज़न था, बिकॉज ये एस्पेक्ट किया जा रहा था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो बॉम्बार्डमेंट आप करेंगे गोल्ड फॉइल से या कोई भी आप जो है मैटर लेंगे, तो डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न है बिकॉज जो थॉमसन का उस टाइम का मॉडल था, उस मॉडल के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, राइट। और जब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे स्फेरिकल रीजन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो बहुत ही वीक होती है। तो इतनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अल्फ़ा पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल को इतने बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, राइट, बिकॉज वो फील्ड है वो बहुत ही वीक है। पर यहाँ पे हमने देखा कि जब गीगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट किए, तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि बेसिकली पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े एंगल पे जो है डिफ्लेक्ट हुए, ज़्यादातर नहीं। सो इवन रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में भी ज़्यादातर पार्टिकल सीधा सीधा चले गए, थॉमसन में भी सीधा सीधा चले जाने चाहिए थे। पर थॉमसन का मॉडल अगर सही होता तो पार्टिकल्स बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होते, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल जाते या बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफ्लेक्ट होते। पर ऑन दी अदर हैंड रदरफोर्ड के केस में ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्टिकल सीधा सीधा चले गए, पर कुछ पार्टिकल्स जो है बहुत बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जिसको आप बेसिकली थॉमसन वाले मॉडल पे के बेसिस पे नहीं समझा सकते। बिकॉज उसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जो एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल को रिपेल कर सके, राइट, बिकॉज ये अगर पॉजिटिवली चार्ज फील्ड है तो अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ से जाएगा इस तरफ से उसके बाजू में से, तो उसका भी चार्ज पॉजिटिव है, इस स्फीयर जो एटम है उसका भी चार्ज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली रिपेल करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, पर एकदम माइन्यूट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड डिफ्लेक्शन देखा गया कि बहुत बड़े एंगल पे था, मतलब पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे, इतने बड़े एंगल पे यहाँ से जा रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, राइट। और सबसे बड़ा मुद्दा था रिफ्लेक्शन का। अब पार्टिकल अपने रास्ते से जाके जो है साइड पे चला जा रहा है, उसे हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। पर कुछ पार्टिकल तो सीधा जाने के बजाय एकदम सीधे सीधे वापस आ गए, मतलब आपने बॉल जैसे दीवार पे खींच के मारा है, बॉल सीधा आपके सामने वापस आ रहा है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कुछ पार्टिकल एकदम पीछे की तरफ सीधा जाते जाते एकदम पीछे की तरफ आ गए, एकदम लाइक दे लिटरली केम बैक। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं समझा सकते थॉमसन के मॉडल के बेसिस पे। तो अगर आप रदरफोर्ड की जगह होते तो आप ये खुद गैस कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इतने बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ एकदम वापस से पीछे आ जा रहे हैं, इसका एक ही मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। और ये तभी स्ट्रांग हो सकती है जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से रीजन में जमा हो, ना कि जैसा थॉमसन ने कहा था जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पॉजिटिव चार्ज। तो इतना बड़ा जो डिफ्लेक्शन है इतने बड़े एंगल का, 90 डिग्री से भी ज़्यादा, वो आप तभी समझा सकते हैं अगर एटम के अंदर जो उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्योंकि जब वो छोटे से वॉल्यूम में इतना सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और उससे आप क्लियरली समझा सकते हैं कि इतना बड़ा डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था, राइट। सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन विद द थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। और ऑब्वियस जो उससे कंक्लूजन निकल रहा था वो यही था कि थॉमसन वाला जो मॉडल था वो गलत है, और इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज एटम का एक बहुत ही छोटे रीजन में जमा है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। और क्योंकि एक छोटे से स्फेरिकल रीजन में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जमा है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और इसी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से जब अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तो बड़े बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ तो जो होते हैं वो पूरा 180 डिग्री पे पीछे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रांग रिपल्शन होता है। सो एज आई सेड, जो मैंने यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पर जो मैंने अभी बोला वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से थॉमसन के मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था कि पार्टिकल्स का बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जब एक्सपेरिमेंट्स किया हांस गीगर और अर्न्स्ट मार्सडन ने, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ही बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे जिनको बिना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के समझाया नहीं जा सकता था, जिसका एक ही मतलब था कि पूरा का पूरा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो बहुत ही छोटे एरिया में कंसनट्रेटेड होना चाहिए, जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस छोटे से रीजन को जो है न्यूक्लियस का नाम दिया गया। सो न्यूक्लियस वॉज फाइनली बॉर्न, राइट। सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा इस मॉडल को लेकर। तो हांस गीगर और मार्सडन ने ये ऑब्जर्व किया था कि हर 1800 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा होता था जो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होता था, बाकी के ज़्यादातर जो
1799 पार्टिकल थे वो सीधा सीधा जाते थे, और हर 8000 में से एक पार्टिकल जो होता था वो रिफ्लेक्ट होता था, यानी ऐसे जा रहा है और बिना टकराए हुए बिना पास हुए सीधा सीधा वापस आ जा रहा है, इतना ज़्यादा रिपेल हो रहा है। तो हर 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा करते थे। तो ये 2 पॉइंट ही अपने आप में इनफ थे ये बताने के लिए कि थॉमसन का मॉडल गलत है। बिकॉज आप कुछ भी कर लो पर आप ये चीज़ नहीं समझा सकते कि इतने बड़े लेवल पे जो है इतने स्ट्रॉन्ग लेवल एंगल पे डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, अनलेस देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। एंड जैसा मैंने बताया था कि गोल्ड, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम, हर उस मेटल की फॉइल यूज़ हुई थी जिसकी आप फॉइल बना सकते हो, और सबका डिफ्लेक्शन भी अलग अलग आया था। हालांकि हमें सिर्फ गोल्ड फॉइल पढ़ाया जाता है। दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि भले ही ये मॉडल जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता हो, पर बीटा पार्टिकल्स के भी बॉम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल पे किए गए थे। और कैलकुलेशंस के द्वारा जो साइज़ निकल कर आई थी इसकी न्यूक्लियस की, दैट वाज 3 × 10⁻12 सेंटीमीटर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो भी स्कैटरिंग थी उसका रिलेशन निकाला गया था एटॉमिक वेट के साथ, बिकॉज उस टाइम पे एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद हेनरी मोजली जो है वो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जो कि हम पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर जो एक एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स कितना स्कैटर होंगे, कितना डिफ्लेक्ट होंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। यानी जो भी फॉइल आप यूज़ कर रहे हो उस फॉइल के एटम का जो एटॉमिक मास है, चाहे वो प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, उसके एटॉमिक मास के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा कितनी स्कैटरिंग होगी, राइट। सो सीधी सी बात है, अगर जैसे थॉमसन ने ये पता लगा लिया कि एक एटम के अंदर सारा का सारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है एक छोटे से एरिया में जमा है जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा, तो अब सीधी सी बात आती थी कि भाई आप इलेक्ट्रॉन, चलो थॉमसन का मॉडल तो अब गलत है, तो अब आप एक स्टेबल मॉडल कैसे बनाओगे, राइट। कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे न्यूक्लियस के आजू बाजू, और कैसे आप वही सवालों का जवाब खोजोगे जो थॉमसन खोजना चाहते थे पर उनको नहीं मिला। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे या न्यूक्लियस के बेसिस पे आप क्या समझा सकते हैं कि क्यों हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्टेबल है पर हाइड्रोजन जो है उससे कम स्टेबल है, क्यों 10 इलेक्ट्रॉन वाला नियॉन इतना स्टेबल है पर 11 इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है इतना ज़्यादा, क्या वो समझा सकते थे अपने मॉडल के बेसिस पे? तो ऑब्वियसली उनके मॉडल की जो मेन कंक्लूजन थे वो यही थे कि भाई ज़्यादातर एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो छोटी सी जगह में कंसनट्रेटेड है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। ऑब्वियसली जब आपने पॉजिटिव चार्ज को अरेंज कर दिया तो अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की, कॉर्पसल्स की, जिसकी बात थॉमसन ने की थी। तो थॉमसन का जे रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि जिस तरह से प्लैनेट्स जो हैं वो बेसिकली सन का इस तरह से चक्कर लगाते हैं, राइट, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का चक्कर लगाने चाहिए। दिस वाज हिज मॉडल, दिस वाज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। पर ऐसा ही एक मॉडल हंतारो नगाओका करके एक जो है जापानीज साइंटिस्ट है जिन्होंने ये मॉडल दिया था, पर उनके मॉडल में ऐसा था कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी रिंग्स होती हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू, जिसका जो है उन्होंने नाम दिया था सैटर्नियन मॉडल। पर इन दो मॉडल में फ़र्क था कि जो नगाओका का जो मॉडल था उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा था। ऑन दी अदर हैंड जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अंदर जो है न्यूक्लियस बहुत ही छोटा था। तो ऑब्वियसली रदरफोर्ड का मॉडल ज़्यादा बेटर था। नगाओका का मॉडल वो सारी चीज़ें नहीं समझा सकता था जो रदरफोर्ड के मॉडल ने समझा। हैंस गीगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट्स की सारी बातें जो हैं रदरफोर्ड के मॉडल ने बखूबी समझे। और जैसा मैंने बताया था रदरफोर्ड डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, पर उन्हीं के गाइडेंस में ये सब हुआ, और उन्होंने ही फिर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को कलेक्ट करके एक थियरी बनाई कि जो बड़े बड़े एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल का, उसको बिना न्यूक्लियस के आप समझा नहीं सकते। तो इसी वजह से न्यूक्लियस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट। बट ऑब्वियसली ये मॉडल भी कंप्लीट नहीं था, इसके भी अपने इश्यूज़ थे। जैसा मैंने बताया कि साइंटिस्ट जो है कभी अकेले साइंटिस्ट के बस का नहीं होता कि वो अचानक से बहुत सारे जो है चीज़ों को रिवील कर सके नेचर के। एक फाइनल पिक्चर तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बहुत लंबा वक्त लगा है थॉमसन के मॉडल से शुरू करके जो है श्रोडिंगर के मॉडल तक ख़त्म करने तक। स्लोली लेयर बाय लेयर हम लोग सच्चाई की तरफ पहुंचते हैं, तो वक्त लगता है। तो इस मॉडल में भी इश्यूज़ थे। सबसे बड़ा इश्यू क्या था मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको जो लिखा हुआ है वो बताऊँगा। तो मैक्सवेल की थियरी ये कहती है कि ये न्यूक्लियस है और उसका चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके आजू बाजू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और फिर उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से प्लैनेट की तरह चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है जो कि न्यूक्लियस के पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के आजू बाजू चक्कर लगा रहे हैं। तो मैक्सवेल की थियरी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है,
और एक बहुत ही बड़ा यूनिफिकेशन किया था उन्होंने ये कहा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सिलरेट करता है तब ऐसा करने पर उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वो एनर्जी लूज़ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ईएम के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। यानी ये जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा वैसे वैसे एटम में से लाइट रिलीज़ होगी, लाइट निकलती हुई दिखाई देगी। और वो लाइट क्यों एमिट हो रही है? तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है तब वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, और यही एनर्जी निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और फाइनली 10⁻⁻8 सेकेंड्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर मिक्स हो जाएगा, और क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा मॉडल स्टेबल नहीं हो सकता। पर हम तो जिंदा हैं क्योंकि हम तो एटम के बने हैं, तो ऑब्वियसली ये मॉडल स्टेबल होना चाहिए था। पर रदरफोर्ड का मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया, क्योंकि इट फेल्ड टू सॉर्ट ऑफ कंप्लाई विद द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिराइव्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, राइट। अब आप बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर घूम रहा है, आजू बाजू चक्कर मार रहा है, तो वो एक्सेलरेट कैसे करेगा? बट बिकॉज वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है आपका डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो ऑब्वियसली जब आप एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं तो हर मोमेंट पे आपका डायरेक्शन जो है चेंज होता है। सो इवन दो यू आर मूविंग विथ अ कॉमन इवन दो यू आर मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, देयर इज कांस्टेंट चेंज इन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड दैट्स वाई यू आर कंसिडर टू बी एक्सेलरेटिंग। और क्योंकि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं ऑब्वियसली आप एनर्जी एमिट करेंगे, बिकॉज आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूम रहे हैं। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द लॉज, एंड इट शुड नॉट बी स्टेबल। पर रदरफोर्ड के पास इसके अलावा जो है कोई मॉडल नहीं था समझाने के लिए, एंड ऑब्वियसली इसके बाद जब नील्स बोर आते हैं तब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं कि कैसे रदरफोर्ड के मॉडल को स्टेबलाइज़ किया जाता है, और ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, और ड्रॉबैक जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड के मॉडल का। एज आई सेड, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटिंग इन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस शुड कॉन्स्टेंट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज दे लूज एनर्जी, so they lose all the energy and the electrons would merge with the nucleus in 10⁻⁸ seconds, and such model would be highly unstable। तो ये प्रॉब्लम्स थी रदरफोर्ड मॉडल के साथ। नेक्स्ट मॉडल जो हम पढ़ेंगे वो नील्स बोर का मॉडल होगा, और उसके अंदर उसके पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट आइंस्टाइन का बट कैसे आइंस्टाइन ने उसे समझाया अपने क्वांटाइज्ड मॉडल से लाइट के। एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एंड देन विल सी कि कैसे बोर इन तीनों आइडियाज़ में से कॉमन थीम फाइंड करते हैं और पहला क्वांटाइज मॉडल दुनिया के सामने रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, एंड आई विल कम अप विथ एन असाइनमेंट सून। थैंक यू सो मच।